मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक मानव विज्ञान विभाग, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए CC7 पेपर के यूनिट 2 से आज हम लोग भारतीय समाज के आधार को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वर्ण व्यवस्था या भारतीय सामाजिक संगठन का स्वरूप रहा है। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का देश है। भारतीय संस्कृति की इस विशिष्टता का प्रमुख कारक भारतीय सामाजिक संगठन है। समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, यह अनेक इकाइयों के सहयोग से बनता है। समाज में पाए जाने वाली प्रत्येक इकाई का समाज में एक निश्चित कार्य होता है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा या संयुक्त परिवार का भारतीय समाज में एक निश्चित स्थान तथा कार्य निर्धारित है। भारतीय सामाजिक संगठन का अर्थ भारतीय समाज में पाई जाने वाली उस संतुलन या व्यवस्थित स्थिति से है जो इस प्रकार की विभिन्न इकाइयों के अपने अपने स्थान पर रहते हुए पूर्व निश्चित कार्यों को करने में फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संगठन उस व्यवस्था की ओर संकेत करता है जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन के स्थापित तथा मान्य उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति संभव होती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय समाज में विभिन्न व्यवस्थाओं को प्रस्थापित किया गया है, जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धर्म, कर्म, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि। इन उपव्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की केंद्रीय धुरी है, क्योंकि इसके द्वारा समाज को कुछ निश्चित वर्णों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए सर्वप्रथम वर्ण को समझना अति आवश्यक है। वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। प्रतिस्पर्धा का अभाव हिंदी संस्कृति का ध्येय है और इसी के एक उपाय स्वरूप वर्ण व्यवस्था का विधान हुआ है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण कुछ कर्तव्य व कर्म होते हैं जिसे वर्ण धर्म कहा जाता है। भारतीय हिंदू सामाजिक संगठन का एक प्रमुख आधार स्तंभ 4 वर्ण या वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज के सदस्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में विभाजित किया गया है। वर्ण व्यवस्था का अर्थ प्रायः जाति और वर्ण इन दोनों संकल्पनाओं को लोग एक ही मान लेते हैं और एक ही अर्थ में इन दोनों का प्रयोग भी करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि वर्ण शब्द का अर्थ रंग से होता है। यदि साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि वर्ण शब्द व्री धातु से बना है। इसका अर्थ वर्ण करना अर्थात चुनना से संबंधित होता है। यह हो सकता है कि इस अर्थ से किसी व्यवसाय या पेशे के चुनाव का तात्पर्य, और इस रूप में वर्ण का अर्थ उस समूह से हो सकता है जो एक विशेष प्रकार के पेशे को अपनाता था अथवा समाज द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित कार्यों को करता था। इस वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की आधारशिला के रूप में है। यहाँ आर्थिक आधार के स्थान पर व्यक्ति के गुण
तथा स्वभाव के आधार पर समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया है। वर्ण सामाजिक विभाजन की वह व्यवस्था है जिसका आधार पेशा, कर्म या गुण है। वास्तव में वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का कार्यात्मक विभाजन था और स्पष्ट शब्दों में प्राचीन समय में सामाजिक व्यवस्था व संगठन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि समाज के कार्यों का एक सुनिश्चित विभाजन किया जाए ताकि व्यक्ति या समूह एक दूसरे के कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना करें। इसी उद्देश्य से कर्मों और गुणों के आधार पर समाज के सदस्यों को 4 विभिन्न समूहों में बांट देने की योजना चालू की गई। उसी को वर्ण व्यवस्था की संज्ञा दी गई है। विभिन्न समूहों में विभाजित करने की व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वैसे तो वर्ण की उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत हैं जिसे निम्न दृष्टियों से देखा जा सकता है। पहला, परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में परंपरागत सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर ने ही समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया तथा विभिन्न वर्णों का जन्म उसी परम पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से हुआ है। इसके आधार पर कहा गया है कि ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहु से अथवा भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा अपने पैर से शूद्र का निर्माण किया है। अतः शूद्र का कार्य समाज की सेवा करने से संबंधित रहा था। दूसरे सिद्धांत के आधार पर इसे रंग में विभाजित किया गया है। रंग सिद्धांत के अनुसार भृगु ऋषि ने वर्णों की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परम पुरुष अर्थात ब्रह्मा ने पहले केवल ब्राह्मणों की रचना की थी, लेकिन बाद में मानव जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विकसित हुए। वास्तव में जैसा कि भृगु ऋषि का विचार है, इनका विभाजन शरीर के रंग के आधार पर हुआ। ब्राह्मणों का रंग सफ़ेद, क्षत्रियों का रंग लाल, वैश्यों का रंग पीला तथा शूद्र का रंग काला था। शरीर के इन रंगों के आधार पर मानव समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। वर्णों विभाजन के तीसरा सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है। वर्ण उत्पत्ति को समझने के लिए कर्म के सिद्धांत का भी सहारा लिया जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि वैदिक युग में वर्ण की उत्पत्ति समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई थी। उस समय समाज की 4 आधारभूत आवश्यकताएं पठन पाठन, धार्मिक तथा बौद्धिक कार्यों की पूर्ति, राज्य का संचालन, आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति तथा सेवा थी। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक था कि समाज को कुछ निश्चित श्रेणियों में बांटकर लोगों के कार्यों का नियमन किया जाए। इस उद्देश्य से 4 वर्णों की रचना की गई। चारों वर्णों को उपयुक्त 4 कार्य सौंप दिए गए। इन कार्यों को उन वर्णों का धर्म का कर्तव्य माना गया। अर्थात वर्ण व्यवस्था के कई सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर विद्वानों ने समय समय पर वर्ण व्यवस्था को विभाजित करने का प्रयास किया है। किसी विद्वान ने इसे रंग के आधार पर, तो किसी विद्वान ने इसे
ईश्वर के आधार पर, तो किसी विद्वान ने इसे कार्य के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। लेकिन संभवतः यह पाया गया है कि रंग भेद, कर्म भेद तथा ईश्वरीय शारीरिक बनावट के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया है। इसमें हमेशा आपसी मतभेद होते रहते थे। जैसे जब परंपरागत नियम या सिद्धांत प्रतिपादन हुआ, उसके आधार पर ईश्वर के 4 भाग किए गए। पहले भाग में ईश्वर के सिर को या शीर्ष को रखा गया। दूसरे भाग में ईश्वर की भुजाओं को रखा गया। तीसरे भाग में ईश्वर के जांघा को रखा गया तथा चौथे भाग में ईश्वर के पैर को रखा गया। इन्हीं के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ है। समझने के लिए यह देखा जा सकता है कि ईश्वर का सिर का भाग ब्राह्मण हुआ। जैसे पठन पाठन जैसी कार्य के लिए बुद्धि की आवश्यकता है और वह बुद्धि मस्तिष्क में होता है, इसलिए पठन पाठन के लिए ब्राह्मण वर्ग बनाए गए। क्षत्रियों के लिए ईश्वर का भुजाओं का भाग रखा गया, क्योंकि क्षत्रिय शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक वर्ग था। तथा तीसरा वैश्य वर्ग था, जो व्यापार व्यवसाय या लोगों तक जीविकोपार्जन के हेतु खाद्यान्नों को पहुंचाने का कार्य करता था। इन तीनों को श्रेष्ठ माना जाता था। चतुर्थ वर्ग शूद्र वर्ग था, जिसका प्रमुख काम इन 3 लोगों को सेवा देने से संबंधित रहा था। अर्थात वर्ण व्यवस्था का विभाजन इन्हीं कार्य, रंग तथा परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। वर्ण व्यवस्था में शास्त्रों के अनुसार धर्म या कर्तव्य भी होते हैं, जिससे जीवित प्राणियों को हानि ना पहुंचाना, सत्य की खोज करना, चरित्र एवं जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, आत्मसंयम करना, क्षमा, ईमानदारी, दान आदि सद्गुणों का अभ्यास करना आदि था। परंतु वर्ण के कुछ अलग अलग कर्तव्य या धर्म भी हैं। इन्हीं को वर्ण धर्म कहते हैं। इन वर्णों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला ब्राह्मण। पुरुषोक्त में ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क माना गया है। ज्ञानार्जन या ज्ञान का वितरण ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य होता है। वेद का पढ़ना या पढ़ाना ब्राह्मण का प्रमुख धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों का कर्तव्य स्वाध्याय, यज्ञ, क्षमा, शील, धैर्य, निर्मलता आदि गुण हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय के भी प्रमुख कार्य हैं। पुरुषोक्त के अनुसार क्षत्रिय को समाज रूपी मनुष्य की भुजा अर्थात हाथ शक्ति व संरक्षण का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार भुजाएं शरीर की रक्षा करती है, उसी प्रकार क्षत्रिय भी समाज की रक्षा करता है। वेदांग ज्ञान, यज्ञ करना तथा लोगों की रक्षा करना ही क्षत्रियों का कर्तव्य है। शासन तथा सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रियों पर होता है। इसी प्रकार तीसरा वैश्य वर्ण है। जिस प्रकार जांघ का काम संपूर्ण शरीर के भाग को संभाले रखना, उसी प्रकार समाज के भरण पोषण का उत्तरदायित्व
अपने ऊपर लेकर समाज के अस्तित्व को बनाए रखना ही वैश्यों का प्रमुख कार्य था। व्यापार करना, कृषि कार्य में संलग्न रहना, पशुओं को का पालन करना, दान देना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मण के चरणों से बताई गई है। जिन चरणों से गंगा की धारा निकलती है, जिन चरणों से उत्पन्न होने के कारण शूद्र समाज रूपी पुरुष का चरण माना गया है। जिस प्रकार चरण सहिष्णुता की साक्षात मूर्ति है, उसी प्रकार शूद्र भी सहिष्णुता व सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। अन्य वर्णों की सेवा करना शूद्र का परम धर्म या कर्तव्य है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की सेवा करना था। आज के लिए बस इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।